हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर अप्रैल 2024 के 1 से 22 अप्रैल के करंट अफेयर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 23 से लेकर के 30 अप्रैल के करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस डिस्कशन को। सबसे पहले करंट अफेयर के साथ 3 days long Spring Festival पीपल यात्रा was celebrated recently in which of the following district। हाल ही में 3 दिन लंबा पीपल यात्रा को सेलिब्रेट किया गया। किस डिस्ट्रिक्ट में उसे सेलिब्रेट किया गया है? तो ये सेलिब्रेट किया गया आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। पीपल यात्रा को हम लोग पुराने समय में बोलते थे रायरी जाज। आप लोगों ने सुना होगा ये वर्ड रायरी जाज। एक देवता होते हैं वहाँ के लोकल डेटी गौरी देवता, इनके लिए स्पेशली इस यात्रा को कंडक्ट किया जाता है। इसका क्या फ़ायदा है कि बेसिकली जो भी हमारे ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए इस तरह की जो यात्रा होती है, मेले वगैरह होते हैं, इनको कंडक्ट करवाया जाता है ताकि जो हमारी आगे वाली जनरेशन है उनको भी हम पास कर सकें इन चीज़ों को। इसमें लालड़ी डांस को परफॉर्म किया गया था। ऐसे भी कई बार आ जाता है ना कि कोई पर्टिकुलर मेला वगैरह है या जो भी चीज़ें हैं उसमें एक पर्टिकुलर डांस परफॉर्म किया जाता है। जैसे घुरेही नृत्य है, उसे मंडी में नहीं, चंबा में जो सुही देवी फेयर होता है वहाँ पर वुमेंस रानी सुही की याद में परफॉर्म करती हैं। तो इस तरह से लालड़ी डांस ये रायरी जाज या फिर पीपल यात्रा में सेलिब्रेट किया जाता है। पुराने समय से इसको कंडक्ट किया जा रहा है कुल्लू के इतिहास में। लेकिन पहले क्या होता था ना, बहुत सारे जैसे ये डेटीज़ वगैरह वहाँ पे आते थे और ये जो रूलर्स हैं, पुराने समय के जो शासक हैं, इस यात्रा के दौरान लोगों के दुखों को सुनते थे। ठीक है, एक होता है ना जिससे जनमानस का मेला जैसे लग जाता था। और ये भी याद रख लो कि 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारा इन विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली। किस जिले में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो ये आपका उद्घाटन किया गया है शिमला जिले में। ठीक है, शिमला में एक जगह का नाम है झाकड़ी, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, झाकड़ी। वहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया गया रिसेंटली। किसने किया? सतलुज जल विद्युत निगम ने। सतलुज जल विद्युत निगम की जो एमडी हैं मैडम गीता कपूर, उन्होंने इनॉग्रेट किया इस इंडिया के पहले मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट को। ठीक है, SJVN आप लोगों को पता ही है, हिमाचल में बहुत अच्छे इस तरह के काम करता रहता है। अब इससे क्या होगा कि बेसिकली ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा और जो भी फ्यूल सेल की कैपेसिटी है इसकी, मतलब 25 किलोवाट जितनी इसकी फ्यूल सेल की कैपेसिटी है, उससे ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। ठीक, Which among the following university has introduced घेरकिन recently in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की किस यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली घेरकिन को इंट्रोड्यूस किया हिमाचल प्रदेश में? देखो, पहली बार ऐसा हुआ है कि घेरकिन जो एक वेजिटेबल क्रॉप है उसे हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया है। एक्चुअली ये ना कुकुम्बर की फैमिली की होती है, जैसे ककड़ी वगैरह होती है, लगती भी वैसे ही, ये बेलों में ककड़ी के जैसे लगती है। इसको सैलेड के तौर पे या फिर सब्जी बना करके खाया जाता है। फर्स्ट टाइम ये वेजिटेबल क्रॉप हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक, तो जो भी इस तरह के फर्स्ट टाइम के चाहे फ्रूट्स होते हैं चाहे वेजिटेबल्स होती हैं, वो भी आप लोगों को ध्यान में रखा करना है कि कौन कौन से ऐसे फर्स्ट टाइम पर इंट्रोड्यूस हुए हैं। जैसे हींग की कल्टीवेशन की थी सबसे पहले, कहाँ पर की गई थी? आप लोग मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि जब ये चीज़ें होती थी ना तो हम लोगों ने बहुत बार करंट अफेयर्स में इनको इंक्लूड करते थे। हींग की खेती सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट में करवाई गई थी और किसके द्वारा करवाई गई थी? ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो हींग कल्टीवेशन थी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर करवाई गई थी और साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने ये करवाई है सबसे पहले, उनका नाम क्या है? ठीक है, और तो ये जो घेरकिन को इंट्रोड्यूस करवाया है, ये आपका करवाया है चौधरी श्रवण कुमार, हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पालमपुर ने, इन्होंने इसे करवाया है। इसका साइंटिफिक नेम अगर आप लोग देखें तो है कुकुमिस अंगूरिया।
कुकुम्बर फैमिली का ही है ये। वार्म सीजन की क्रॉप है, गर्मियों की क्रॉप है। अगर मेनली अगर इसको वर्ल्ड वाइड हम लोग देखें तो अफ्रीका, ब्राज़ील, यूएस में इसे वो किया जाता है, ग्रो करवाया जाता है। अभी इंडिया में भी ग्रो करवाया जाता है। हिमाचल में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है ना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको खाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। खाने के पर्पज़ के अलावा देखें तो ट्रेडिशनल और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी, जैसे स्टमक एक हो गया, जॉन्डिस, हिमोराइड्स और स्टोन फॉर्मेशन जो किडनी में हो जाती हैं, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। घेरकिन्स उसमें न्यूज़पेपर में आया हुआ था इस तरह से कि अब पीलिया और पथरी का इलाज घेरकिन हिमाचल में लाया गया है। एक हिंदी न्यूज़पेपर था, उसमें इस तरह से लाइन आई हुई थी, मतलब इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को हाईलाइट किया हुआ था प्रॉपरली वहाँ पे कि पीलिया और पथरी का इलाज घेरकिन अब हिमाचल प्रदेश में भी, ठीक। कोकसर, जहां पर 2 दिन का अल्पाइन स्काई और स्नोबोर्ड ओपन गेट चैंपियनशिप को अभी रिसेंटली कंक्लूड किया गया, वो कहां पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? कोकसर नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को, लाहौल स्पीति में है ये कोकसर। कई बार ना 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है अगर ऐसे विलेजेस के नाम आते हैं तो। एक तो लाहौल स्पीति हो गया, एक किन्नौर हो गया, दोनों के गाँवों के नामों के बीच में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता रहता है। टू प्रमोट टूरिज्म इन लाहौल स्पीति, देखो जो इस तरह से लाहौल स्पीति जैसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे इकलौती चीज़ आप लोगों की पता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर भी इतने हाई अल्पाइन एरिया में एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, फ्रूट्स वगैरह वहाँ पर नहीं होते हैं लाहौल स्पीति में, क्योंकि अदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश के जैसे कि ये शिमला वगैरह हो गया, यहाँ पर तो फिर भी आपके फ्रूट्स की कल्टीवेशन वगैरह होती है तो उससे लोगों को बेनिफिट्स मिलता है। लेकिन लाहौल स्पीति का जैसे यहाँ की जलवायु है, क्लाइमेट है, तो फ्रूट्स वगैरह भी यहाँ पर नहीं होते हैं। लेकिन एक ऐसा इकलौता फ्रूट है लद्दाख वेरी सी बकथॉर्न जो यहाँ पर होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह की जो एरियाज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए गेम्स वगैरह लोग करवाते हैं, जो स्पोर्ट्स है, चाहे वो आइस से रिलेटेड हो, इस तरह की चीज़ें करवाते रहते हैं, आइस स्केटिंग वगैरह। तो इसी के लिए ये भी करवाया था अभी ओपन स्टेट चैम्पियनशिप, अल्पाइन स्काई एंड स्नोबोर्ड ओपन स्टेट चैम्पियनशिप, ताकि जो टूरिज़्म है लाहौल स्पीति में उसे बढ़ाया जा सके, ठीक है। क्योंकि जब भी इस तरह की कोई चीज़ें होती है तो टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट इनफ्लो होता है। कोलैबोरेट किया था इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स एंड एलाइड स्पोर्ट्स मनाली के साथ इसे कंडक्ट करवाने के लिए। व्हाट इज आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ आशापुरी टेम्पल? आशापुरी टेम्पल कहाँ पर है? सबसे पहले तो ये जो आशापुरी टेम्पल है आपका, ये कांगड़ा में है। इसका वो क्या है, आर्किटेक्चर क्या है इसका? आर्किटेक्चर है इसका नगर स्टाइल। नगर स्टाइल का इसका आर्किटेक्चर है और ये लेटर मेडिवल पीरियड की आपको एक झलक प्रोवाइड करता है। भी प्रोवाइड करता है। अब इसमें क्या है आपका, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, प्रोटेक्टेड साइट है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, सैंडस्टोन और इंट्रिकेट कार्विंग से इसे बनाया गया है। 17th सेंचुरी में इसे विजयराम ने बनाया था, जो कांगड़ा के राजा होते थे उस समय पर, चंद्रभान, उनके बेटे थे ये। अब इसमें इसके पीछे अब आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल में कोई भी मंदिर है, कोई भी चीज़ है, उसके पीछे माइथोलॉजिकल स्टोरी तो ज़रूर होती है, फोर्ट्स वगैरह के पीछे भी। तो इसके पीछे भी एक है कि जो आशापुरी माता हैं उनको बहुत ज़्यादा माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक इस्लामिक इन्वेजन हो रहा था, पर्टिकुलरली नाम मेंशन नहीं किया गया था कि कौन आए थे। इस्लामिक इन्वेजन हुआ था, लेकिन वो यहाँ से उनको आधे रास्ते से वापस जाना पड़ा, बिकॉज रेड वास्प जिसको हम रिंगल भी बोलते हैं, उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर लिया था। और ऐसा कहा जाता है कि ये माता आशापुरी के आशीर्वाद से ही ऐसे हुआ था। अभी जो ऐश्वर्य कटोच हैं, कांगड़ा कटोच डायनेस्टी के अभी के उत्तराधिकारी, उनके अकॉर्डिंग ये है कि उनके अकॉर्डिंग ये स्टोरी है कि माता आशापुरी के ब्लेसिंग्स की वजह से ऐसे हुआ था। When World Veterinary Day is celebrated, वर्ल्ड वेटरनरी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 4th सैटरडे ऑफ अप्रैल को। अप्रैल के चौथे शनिवार को इसे
सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम क्या थी आपकी? इस बार की थीम थी वेटरनरियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर। इसमें आर्टिकल में ये भी मेंशन किया गया था कि अगर जो आपके पशु हैं वो अगर सही रहेंगे तो ह्यूमन बीइंग भी तभी हेल्दी रह पाएंगे। तो दो तरह की जो चीज़ें हैं उसके बारे में अवेयरनेस इनको करवानी थी सोसाइटी में, जिसके लिए ये वेटरनरी दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले तो टेकिंग केयर ऑफ एनिमल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि वही अगर पशु स्वस्थ होंगे तो ही ह्यूमन स्वस्थ होंगे, क्योंकि पशु और ह्यूमंस का जो रहन सहन है सोसाइटी में पूरे इकोसिस्टम में वो बराबर चलता है, पैरेलली चलता है, ठीक है। सेकंड, प्रिवेंटिंग एनिमल क्रूएलिटी, पशु क्रूरता को रोक दिया जाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट थिरसू फेयर वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली? थिरसू मेले को कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया रिसेंटली? थिरसू मेले को रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया था आपके शिमला जिले में। देखो जब भी बुक्स पढ़ोगे तो बहुत सारे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं जो तो वहाँ पे होते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के जो होते हैं, लेकिन कुछ एक ही न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, नए नए नाम आप लोगों को सुनने के लिए मिलते रहते हैं, तो इनको भी साथ में नोट डाउन कर लिया करो, बिकॉज जो न्यूज़ में चीज़ें चली रहती है ना मोस्टली ऐसे होता है कि वहीं से ही स्टैटिक जीके से रिलेट करके आप लोगों को क्वेश्चन आ जाते हैं। शिमला में इसे सेलिब्रेट किया गया, और इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? जो भी हमारे लोकल डेटीज़ होते हैं उनको खुश करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और बैसाखी के ओकेज़न पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। बैसाखी को भी तो आपको एक जो नया कुछ वो आता है, हार्वेस्ट आता है कि अच्छा हार्वेस्ट हो हमारा, इसके लिए सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी तरह से इसे थिरसू को भी सेलिब्रेट करते हैं ताकि समृद्धि बनी रहे और अच्छा हार्वेस्ट आए, अच्छी फसलें आए उनकी, इसके लिए वो अपने लोकल डेटीज़ को प्रसन्न करते हैं। In which of the following year Gaiety Theatre was formed, which was in news? Gaiety Theatre न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था ये? Gaiety Theatre इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज अभी हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो देश की पहली ऐसी प्रेसिडेंट बन गई हैं जो गेयटी थिएटर को विजिट करेंगी, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में आया हुआ था कि वो अभी शिमला के दौरे पर आ रही हैं और गेयटी थिएटर जाएंगी, फर्स्ट ऐसी प्रेसिडेंट बन गई हैं। कब बना था ये? 1887 में बना था गेयटी थिएटर। किसने बनाया था ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टैटिक जीके में आ जाता है। तो ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे हेनरी इरविन। ये कुछ 2-4 क्वेश्चंस नेशनल जीके के हैं, इनको भी देख लो। इंडिया वोन हिस्टोरिक गोल्ड एट आर्करी वर्ल्ड कप स्टेज 1 बाय डिफीटिंग विच ऑफ फॉलोइंग कंट्री? इंडिया ने अभी बहुत सारे मेडल्स लिए हैं आपके आर्करी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में। किस कंट्री को इन्होंने हराया? तो इन्होंने यहाँ पे हराया साउथ कोरिया को। साउथ कोरिया के साथ इनका मुकाबला था। हिस्टोरिक गोल्ड इन्होंने लाया हुआ है, काफ़ी समय से नहीं ला रहा था इंडिया गोल्ड। और हाईएस्ट एवर मेडल मिले हैं इनको 8 टोटल मेडल मिले हैं, जिसमें 5 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, ठीक है। Who is author of the book The Winner's Mindset published by HarperCollins? HarperCollins ने एक बुक को पब्लिश किया है The Winner's Mindset। इसमें कौन है, किसने इसको लिखा हुआ है? तो ये शेन वॉटसन ने लिखा है कि किस तरह से कैसे स्ट्रगल करके क्या चीज़ें फेस करके इन्होंने ये अपनी अचीवमेंट्स हासिल की है, ये सब इस बुक में इन्होंने बताया हुआ है। For enhancing ease of doing business, which ministry has granted authorized economic operator status to gem and jewelry sector? Gem और ज्वेलरी सेक्टर को किसने इकोनॉमिक ऑपरेटर स्टेटस को दिया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए? तो ये आपको दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, ठीक है। अब एशियन स्टार एक कंपनी का नाम है जो पहली ऐसी बन गई है जिनको कि ये एईओ का स्टेटस दिया गया है, ये भी याद रख लेना, एशियन स्टार। इससे क्या फ़ायदा होगा, किसके अंतर्गत है ये? एईओ प्रोग्राम वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत है ये। इससे क्या होता है कि जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स होती हैं उनको सिक्योर किया जाता है। उसका ये एक मेन काम है कि अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाएं जो हैं उनको सुरक्षित करना है।
अगर किसी को भी ये एईओ का स्टेटस मिलता है तो उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो इस तरह से है कि जैसे क्विकर क्लियरेंस और एनहांस्ड सिक्योरिटी इनको मिलती है, मतलब त्वरित मंजूरी और बढ़ी हुई सुरक्षा मिलती है। 2011 में इसको सबसे पहले पेश किया गया था, ठीक है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से अगर कुछ एक कस्टम प्रोसीजर्स होते हैं वर्ल्ड वाइड, जब आप लोगों को इस तरह से सप्लाई चेन करनी होती है तो जो कस्टम प्रोसीजर्स होते हैं यानी कि सीमा शुल्क प्रक्रियाएं होती हैं, उनको ये एईओ प्रोग्राम थोड़ा सा आसान बनाता है, इजी बनाता है। Vizhinjam Port, which has approved as India's first transshipment hub, is located in which of the following state? विजिंगम एयरपोर्ट जहां पर जिसे सबसे पहले भारत का सबसे पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में मंजूरी दी गई है, किस राज्य में स्थित है ये? तो ये आपका स्थित है केरला में, ठीक है, केरला में स्थित है। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी किसी कार्गो को आपको स्थानांतरित करना होता है, किसी भी कार्गो को आप लोगों को भेजना होता है, तो उसे एक बड़े वेसल से छोटे छोटे स्मॉल वन में भेजा जाता है जब तक वो फाइनल पोर्ट में ना पहुंचे। ये क्या हेल्प करेगा इंडिया की? ये इंडिया की हेल्प करेगा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए ये हमारी मदद करेगा। तो ये कुछ ही करंट अफेयर्स थे हिमाचल प्रदेश के 23 से 30 तक के। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।